हाँ जी, गुड इवनिंग। आज हम मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज और उनकी टैक्सेशन इन इंडिया उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपकी बिटकॉइन हो गई, ईथरम, डोज कॉइन या फिर डॉज कॉइन जैसे भी आप उसको प्रोनाउंस करते हैं। ये मल्टीपल टाइप की क्रिप्टो करेंसीज हैं। आज के टाइम पे काफ़ी एक्टिवली इंडियंस इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। तो इन्वेस्टमेंट तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करी थी इनमें और कोई भी इनकम या फिर लॉसेज आपके निकल के आए हैं, तो उनका टैक्सेशन में क्या ट्रीटमेंट होने वाला है वाइल फाइलिंग योर रिटर्न्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इज समथिंग दैट वी आर गोना डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। डिस्कशन को चालू करते हैं। मैं आपको वो सारी सारी चीज़ें बताता हूँ जो कि अभी तक हमारे एनालिसिस के हिसाब से हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन ऑफ द गेन्स जो भी आपके क्रिप्टो करेंसीज से निकल के आते हैं। अब यहाँ पे मैं एनालिसिस क्यों बोल रहा हूँ? एनालिसिस इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज आज के टाइम पे कोई भी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स नहीं है इस पर कि इसकी टैक्सेशन कैसे होनी चाहिए। प्लस एक्ट की भी अगर आप बात करते हैं तो वो कहीं पे भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करता है कि क्रिप्टो करेंसी से आने वाले गेन्स उनकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकल के आएगी। तो जो भी जेनरिक प्रोविजंस होंगे हमारे एक्ट के अंदर, उन जेनरिक प्रोविजंस को हमें क्रिप्टो करेंसीज में लगा के देखना पड़ेगा कि इनके जितने भी गेन्स या फिर लॉसेस निकल के आते हैं उनकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकल के आ सकती है। और इसी के बेसिस पे आज के टाइम पे हमारे क्लाइंट्स को हम एडवाइस करते हैं। वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी क्लाइंट्स को बताई जाती है। तो देखिए, मल्टीपल चीज़ें निकल के आ सकती हैं जब भी आप इसकी टैक्सेशन की बात करते हैं। तो जैसे कि आपने जो भी ये क्रिप्टो करेंसी खरीदी है और उसके बाद बेची है, अगर ये आपका मेन बिजनेस है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस केस में क्या होने वाला है, जितनी भी रिजल्टिंग इनकम निकल के आएगी पूरी की पूरी पीजीपीपी इनकम बन जाएगी। लेकिन अगर ये आपका मेन बिजनेस नहीं होता है, ये जो भी आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करा है, तो आने वाले गेन्स या फिर लॉसेस क्या वो पीजीपीपी इनकम हो सकती है? नहीं, वो पीजीपीपी हेड से तो बाहर हो जाएगी। सैलरी हेड में जा सकती है? ऑफ कोर्स नहीं जा सकती। हाउस प्रॉपर्टी हेड में जा सकती है? नहीं जा सकती है। बचे दो हेड्स, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज हेड। इन दोनों के अंदर जा सकती है, लेकिन ज़्यादा लाइकली होने वाला है कि ये कैपिटल गेन्स हेड के अंदर चले जाए। और ऐसा क्यों होने वाला है, मैं आपको उन सारे स्टेप्स के थ्रू बताऊंगा जो भी स्टेप्स हम कैपिटल गेन्स वाले चार्टर में लगाते हैं। यानी कि किसी भी इनकम को इस साइड में कब टैक्स करना होता है, कैसे टैक्स करना होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताने के लिए मैंने पूरे चैप्टर को स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है ना। वही स्टेप्स मैं आपको गो थ्रू करके बता दूंगा कि क्रिप्टो करेंसीज इनकी टैक्सेशन कैसे होने वाली है जब भी वो इस हेड के अंदर फॉल करती है। और आप एक मजे की बात देखेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, उनका मेन बिजनेस नहीं होता उसमें इन्वेस्ट करना। वो इन्वेस्टमेंट की तरह ले लेते हैं विद दी एजम्पशन कि ये कल को इंक्रीज हो जाएगी इसकी वैल्यू और इंक्रीज वैल्यू पे बेच के हम कुछ ना कुछ गेन कमा जाएंगे। तो ये जो इनकम है कैपिटल गेन की तरह टैक्स अगर हो जाएगी तो उसकी कैसे इंप्लीकेशंस निकल के आएंगी, टैक्सेशन कैसे आपको डिटर्मिन करनी होगी वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी इनकम को इस वाले हेड में कैपिटल गेन्स हेड में टैक्स करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सेक्शन नंबर 45 जो भी चार्जिंग सेक्शन है इस वाले हेड का, वो बोलता है कि अगर कोई भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ होता है तो जिस भी साल में ट्रांसफर हुआ होता है उस साल में आने वाले गेन्स और लॉसेज वो कैपिटल गेन्स हेड में टैक्सेबल होने वाले हैं। तो सेक्शन नंबर 45 यानी कि चार्जिंग सेक्शन ट्रिगर करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या इंश्योर करनी होती है, जो भी एसेट आपने ट्रांसफर करी हो वो एक कैपिटल एसेट हो। अब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कहाँ पे गिवन है, सेक्शन नंबर 214 के अंदर गिवन है। वही चीज़ हम यहाँ पे देखने भी वाले हैं। देखिए, जनरल डेफिनेशन क्या कहती है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड जो भी हेल्ड है बाय द एसएससी, चाहे वो उसके बिजनेस से कनेक्टेड है चाहे कनेक्टेड नहीं है, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैपिटल एसेट। ये आपकी जनरल डेफिनेशन होगी, जिसके बाद कुछ स्पेसिफिक इंक्लूजन्स एंड स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स ये हमने पढ़ी थी। ना तो यहाँ पे ना ही यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज का कहीं पे भी कोई भी रेफरेंस नहीं है। लेकिन क्या वो जनरल डेफिनेशन को क्वालिफाई कर जाती है? बिल्कुल कर जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी वर्ड के अंदर मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल सारी टाइप की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो क्रिप्टो करेंसीज बीइंग इनटैंजिबल प्रॉपर्टी वो भी आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो वो आपके यहाँ पे आ जाती है, विच इज वाई वो सेक्शन नंबर 214 के तहत कैपिटल एसेट तो बुलाई जाती है इवन विदाउट स्पेसिफिकली मेंशनिंग कि ये कैपिटल एसेट है। ठीक है जी, वो स्टेप नंबर 1 इसको तो क्वालिफाई कर जाती है। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 आपको कहता है कि चेक करिए जो भी एसेट के रिस्पेक्ट में आपको अभी अभी पता चला है कि ये कैपिटल एसेट है, क्या इसको आपने ट्रांसफर करा है, और ट्रांसफर की डेफिनेशन कहाँ पे है, इंक्लूसिव डेफिनेशन सेक्शन नंबर 247 के अंदर आपको दे रखी है। ये देखिए, स्टेप नंबर 2 चेक करिए ट्रांसफर हुआ है क्या, क्योंकि ट्रांसफर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सेक्शन नंबर 45 यानी कि चार्जिंग सेक्शन को ट्रिगर करना चाहते हैं तो। और इंक्लूसिव डेफिनेशन के अंदर सेल ऑफ द एसेट वो कवर हो जाता है। तो जब भी आप इस क्रिप्टो करेंसी को बेचते हैं सेल हो जाएगी और वो इंक्लूसिव तरीके से ट्रांसफर की डेफिनेशन के अंदर डाली गई है। अब कुछ चीज़ें मैंने आपको स्पेसिफिकली बताई थी जिनको ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर करा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको सेक्शन नंबर 46(1) बताया था, सेक्शन नंबर 47 बताया था। मल्टीपल सेक्शंस में स्पेसिफिकली लिख के प्रोवाइड कर रखा है कि इस ट्रांसफर को हम ट्रांसफर नहीं मानने वाले फॉर द पर्पसेस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एज द रिजल्ट ऑफ विच इस पे कभी भी कैपिटल गेन्स या फिर लॉसेज नहीं आ पाएंगे। और उन स्पेसिफिकली मेंशन चीज़ों में कहीं पे भी क्रिप्टो करेंसी का रेफरेंस नहीं है। पूरे के पूरे एक्ट में आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी का रेफरेंस नहीं है, विच इज़ वाई हमें जेनरिक प्रोविजन लगा के देखना पड़ रहा है इसके आने वाले गेन्स और लॉसेज कहाँ कहाँ पे टैक्स हो सकते हैं। तो वही चीज़ आपकी यहाँ पे भी निकल के आएगी। स्पेसिफिकली इसको ट्रांसफर नहीं माने जाने के लिए कोई भी सेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, विच इज़ वाई हम जेनरिक प्रोविजन लगा के क्या बोलेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, जैसे ही आपने क्रिप्टो करेंसी को बेचा वैसे ही।
ठीक है जी, अभी तक के 2 स्टेप्स तो हमारे सैटिस्फाई हो चुके हैं, विच इज़ वाई हम अभी तक तो कह सकते हैं कि आने वाले गेन्स इस वाले हेड में टैक्स हो सकते हैं। आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। देखिए जी, स्टेप नंबर 3 आपको क्या बोलता है, चेक करिए जो भी कैपिटल गेन्स अराइज हो गए हैं सेक्शन नंबर 45 के तहत, यानी कि चार्जिंग सेक्शन के तहत, क्या वो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट करे गए हैं किसी भी सेक्शन में। एग्जाम्पल के तौर पे सेक्शन नंबर 10 के अंदर, सेक्शन नंबर 54, 54 EC, मल्टीपल सेक्शंस मैंने आपको बताए थे। अगेन, जब क्रिप्टो करेंसी का कहीं पर रेफरेंस है ही नहीं पूरे एक्ट में, तो इसके आने वाले गेन्स क्या वो एग्जेम्प्ट करे गए होंगे? नहीं। टैक्सेबिलिटी के बारे में तो बता नहीं रहे, एग्जामिशन के बारे में क्या खाक बताएंगे? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एग्जामिशन के बारे में कोई भी बात नहीं करी गई है। तो स्टेप नंबर 3, यहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगे आपके कैपिटल गेन्स और लॉसेस, और वो अभी भी इसी हेड के अंदर रहने वाले हैं, एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। आइए स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 में हम क्या चेक करते थे, कैपिटल गेन्स कंप्यूट कैसे करे जाते हैं। डिप्रिशिएबल एसेट्स के लिए अलग प्रोसेस होता था, ये डिप्रिशिएबल एसेट नहीं होती है क्योंकि सेक्शन नंबर 32 के अंदर ये फॉल नहीं करती है। नेक्स्ट चीज, ये आपकी स्लम सेल वाली सिचुएशन भी नहीं निकल के आ रही, क्या वैसे कैपिटल गेन्स को कंप्यूट करें तो 50B ये भी नहीं लगने वाला। नेक्स्ट हमारा केस निकल के आ रहा था, जब भी कोई भी NR परचेज करता है इंडियन कंपनी के शेयर्स या फिर डिबेंचर्स, तब कैपिटल गेन्स कंप्यूट करने का प्रोसेस ये होता है, जो कि फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन नंबर 48 रेड विद रूल नंबर 15A ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 1962 वहां पे प्रोवाइडेड है। अब ये वाला जो तरीका है वो भी इस केस में नहीं लगने वाला, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स और डिबेंचर्स की बात हो रही है इंडियन कंपनी के, क्रिप्टो करेंसीज की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट चीज़ आपकी RDB के बारे में बात करती है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी, ये भी नहीं खरीदे बेचे जा रहे। तो यहाँ पे आपका रेजिडुअल केस लग जाता है, जो कि सारे ही रिमेनिंग केसेस में लगता है, जहाँ पे भी ABCD इन चारों में से कोई भी तरीका नहीं निकल के आता। और इन रेजिडुअल केसेस में गेन्स कंप्यूट कैसे करे जाते हैं इस वाले हेड में, full value of consideration subtracted by cost of acquisition subtracted by cost of improvement and expenses जो भी आपने इनकर करे हैं wholly and exclusively in connection with the transfer, ये सारी की सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें माइनस करने के बाद फ्रॉम द full value of consideration आपको पता चल जाता है कितने कैपिटल गेन्स या फिर लॉसेस निकल के आ रहे हैं। तो यही प्रोसेस हम लगाने वाले हैं जब भी हमें क्रिप्टो करेंसी से आने वाले गेन्स और लॉसेस वो कंप्यूट करने होंगे। अब इस पूरे प्रोसेस में मल्टीपल चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, FBC क्या होती है, COA, COI, एक्सपेंसेस इनकर्ड वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। देखिए स्टेप नंबर 5 पे आइए, डिटरमाइन करिए पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द एसेट वेयर रिक्वायर्ड, यानी कि जहां पे भी रिक्वायर्ड है पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे निकाला जाता है। नॉर्मल तरीके से निकाला जाएगा, कैसे, जब भी पहली बार क्रिप्टो करेंसी आपने होल्ड करी होगी उस डेट से लेके एंडिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, इसको बोला जाएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द क्रिप्टो करेंसी। और यहाँ पे पॉइंट नंबर B में क्लास में हमने डिस्कस करे थे कुछ एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पे स्टार्टिंग की डेट या फिर एंडिंग की डेट उसको आगे पीछे कर दिया गया था, ये नहीं मानी जाती। एंड अगेन, क्योंकि पूरे के पूरे एक्ट में सारे के सारे रूल्स में कहीं पे भी क्रिप्टो करेंसी का रेफरेंस नहीं है, तो कोई भी स्पेशल रूल यहाँ पे नहीं निकल के आता, नॉर्मल तरीके से पीरियड ऑफ होल्डिंग हम निकालने वाले हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट स्टेप में हमें बताया जाता था कि पीरियड ऑफ होल्डिंग जो भी ऊपर आपने डिटरमिन करा है उसके बेसिस पे ये डिटरमिन करिए कि जो भी एसेट आपने ट्रांसफर करी है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, और जो भी वो निकल के आएगी उस पर डिपेंड करेगा कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा कॉस्ट में, नहीं मिलेगा, रेट्स क्या होने वाले हैं टैक्सेशन के वगैरह वगैरह। तो स्टेप नंबर 6 के अंदर वही चीज़ हमें देखनी है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करी गई है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, कैसे पता चलेगा, पीरियड के बेसिस पे पता चलेगा। क्लास में हमने ये जो चार्ट बनाया था उसमें स्पेसिफिकली आपको ये बताया गया था कि अगर ये वाली एसेट ट्रांसफर करी गई है तो इतना होल्डिंग पीरियड होने वाला है इस एसेट को शॉर्ट टर्म बोलने के लिए, अगर ये एसेट्स ट्रांसफर करी गई हैं तो इतना इतना रिस्पेक्टिव पीरियड होने वाला है। इसको पूरे को छान मार लीजिए, आपको कहीं पे भी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, इनमें से कहीं पे भी फॉल नहीं कर पाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्रिप्टो करेंसी आपकी यहाँ पे फॉल कर जाती है, विच इज़ वाई अगर आपने 36 मंथ्स या फिर 3 साल तक होल्ड करके रखी थी, पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 साल का निकल के आता है, तो उस केस में इस एसेट को बोला जाएगा शॉर्ट टर्म। 3 साल से ज़्यादा का निकल के आता है तो उस केस में इसको बोला जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। नेक्स्ट स्टेप पे आइए, स्टेप नंबर 7, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे डिटरमिन करी जाएगी। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बेसिक रूल यहाँ पे भी लगाना होगा, जो कि क्या निकल के आएगा, जितना भी पैसा आपको रिसीव हो जाता है ट्रांसफर करने के टाइम पे, क्रिप्टो करेंसी बेचने के टाइम पे जो भी आपको पैसा रिसीव हो जाता है, जो भी कंसिडरेशन रिसीव हो जाती है उसकी वैल्यू, उसी को बोला जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आगे आपको पॉइंट नंबर B में बताया गया था कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अलग अलग तरीकों से FBC कैसे निकाली जाती है। अगेन हमारे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के बारे में ऑफकोर्स यहाँ पे कोई भी प्रोविजन स्पेसिफिकली अलग से नहीं हो सकता। आते हैं स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 में आपको दिखाया जाएगा कि आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये कैसे कंप्यूट करनी होती है, क्योंकि FBC जो भी ऊपर हमने देखी थी, जितना भी हमें पैसा मिलता है क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करके, उसमें से माइनस करनी है COI, COA वगैरह वगैरह। तो पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी बात करते हैं कि ये कंप्यूट करी कैसे जाती है। नॉर्मली आपको क्या बताया था मैंने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब भी आप एसेट एक्वायर करते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपकी जो भी कॉस्ट निकल के आती है एसएससी की एंड फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, इन दोनों में से जो भी आपकी ज़्यादा वैल्यू होती है वो आप पकड़ सकते हैं। लेकिन सोच के देखिए, क्रिप्टो करेंसी किसी भी इंसान ने 2001 से पहले एक्वायर करी हो सकती है? नहीं। पहली बार बिटकॉइन जो भी चलन में आया था, लोग एक्वायर कर सकते थे, वो 2009 में हुआ था, बना ही 2009 में था, तो ये वाली चीज़ आपके लिए बेकार हो जाती है।
जितनी भी कॉस्ट पे आपने एक्वायर करा होगा, परचेज करा होगा इस क्रिप्टो करेंसी को, किसी भी टाइप की क्रिप्टो करेंसी को, वही बन जाएगी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन यहाँ पे ना एक मजेदार एनालिसिस निकल के आएगा। कौन सा वाला? क्रिप्टो करेंसी हमेशा आप खरीद के एक्वायर नहीं करते। काफ़ी केसेस में माइनिंग करके आप जनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सेल्फ जनरेटेड एसेट हुई तो सोच के देखिए उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। इतनी आसान नहीं है डिटर्मिन करनी, क्योंकि उस केस में जब भी आप सेल्फ जनरेशन करते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी की, तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी लगती है, लोगों का एक्सपेंस लगता है, मल्टीपल ऐसे एक्सपेंसेस लगते हैं जो कि एग्जैक्टली प्रिसाइजली आप पॉइंट आउट करके नहीं बता सकते कि इतने इतने मेरे लगे हैं क्रिप्टो करेंसी को जनरेट करने के लिए, माइन करने के लिए। और यहाँ पे बीच में कौन आ जाएगा? BC श्रीनिवासा सेठी क्लास वाला केस लो, जिसमें हुआ क्या था, क्योंकि कॉस्ट असर्टनेबल नहीं थी, उस केस में बोला क्या गया, मैं कैपिटल गेन्स पर टैक्स देना तो चाहता हूं लेकिन देने नहीं वाला। क्यों नहीं देने वाला? क्योंकि मैं कॉस्ट डिटर्मिन नहीं कर पा रहा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच गेन्स कंप्यूट नहीं कर पा रहा। सरकार ने बचने के लिए क्या करा था, उन्होंने सेक्शन नंबर 55 के अंदर कुछ सेल्फ जनरेटेड एसेट्स की कॉस्ट बता दी थी कि नील मानी जाएगी। लेकिन वहां पे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कहीं पे भी पूरे एक्ट में क्रिप्टो करेंसी का रेफरेंस नहीं है। वैसे ही सेक्शन नंबर 55 के अंदर भी सेल्फ जनरेटेड या फिर माइंड क्रिप्टो करेंसी वो नहीं आती। और क्योंकि उसकी कॉस्ट नील नहीं बताई गई है, अगर ये माइनिंग करके क्रिप्टो करेंसी आपने कोई भी जनरेट करी थी, उसकी आप कॉस्ट सेल्फ जनरेटेड क्लेम करके एक पल को BC श्रीनिवासा सेठी केस लॉ लगा सकते हैं और आपके हाथ में गेन्स नहीं निकल के आएंगे। क्या सरकार कल को इस एसेट को रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे सेक्शन नंबर 55 में बता सकती है कि इसकी कॉस्ट जीरो मानी जाएगी? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन जब तक वो नहीं करा जाता, एक प्लॉजिबल आर्ग्यूमेंट है कि ये वाला केस आपका उस केस में लग सकता है। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में आई, आपको अपने क्लाइंट्स को बतानी चाहिए कि ये भी एक चीज़ हो सकती है कल को जाके। प्रैक्टिकली क्या होने वाला है वो अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन अभी के टाइम पे जो भी बेस्ट एडवाइस दी जा सकती है वो आपको अपने क्लाइंट्स को देनी चाहिए। चलिए जी, और कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे नहीं बताई गई है। बाकी अलग अलग केसेस में अलग अलग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे डिटर्मिन करी जाती है वो सब बताया गया है। क्रिप्टो करेंसी की क्योंकि बात नहीं करी गई है, हम जनरल प्रोविजन लगाने वाले हैं, ये वाला या फिर ये वाला। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। सोच के देखिए, कभी भी शेयर से डिबेंचर्स बेचे जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकल के आती है उनमें? नहीं। बिल्डिंग में क्या हो सकता है, आपने नया फ्लोर बनवा लिया, किसी न किसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करके इंप्रूवमेंट कर दी है उसकी वैल्यू में। लेकिन शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर क्रिप्टो करेंसी, इसमें आप इंप्रूवमेंट की कॉस्ट इनकर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का। तो ये वाला पॉइंट बेकार है आपके लिए, स्टेप नंबर 9, इसको इग्नोर मारिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, इंडेक्सेशन। क्या ये वाला बेनिफिट आपको मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। कैसे? इंडेक्सेशन करने के लिए स्टेप नंबर 10 हमें मल्टीपल स्टेप्स बताता था। सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दीजिए, इंडेक्सेशन आप कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की। लेकिन क्योंकि ये होती ही नहीं, इसके बारे में बात नहीं करने वाले। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप इंडेक्स कर पाएंगे अगर नीचे लिखी गई चारों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो कंडीशंस क्या थी, जो भी एसेट आपने ट्रांसफर करी हो वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के केस में 36 मंथ से ज़्यादा अगर आपने होल्ड करके रखा था और उसके बाद गेन्स आ रहे थे, लॉन्ग टर्म होने के चांसेस हैं अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो। सेकंड कंडीशन क्या थी, जो भी एसेट आपने ट्रांसफर करी है वो बॉन्ड डिबेंचर्स के अलावा कोई एसेट होनी चाहिए। ठीक है, ये बॉन्ड डिबेंचर्स तो नहीं है। थर्ड कंडीशन वाज द ट्रांसफर्ड एसेट इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट। मैंने आपको बताया था ये डेप्रिशिएबल हो भी नहीं सकती, बिकॉज सेक्शन 32 के अंदर जो भी एसेट स्पेसिफाई करी गई हैं वो ही डेप्रिशिएबल हो सकती हैं। क्रिप्टो करेंसी इज नॉट वन ऑफ देम। एंड द लास्ट कंडीशन वाज कोई भी स्पेसिफिक डिसअलाउंस नहीं होनी चाहिए इंडेक्सेशन के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ दीज एसेट्स जिन पे भी आप इंडेक्सेशन लेना चाहते हैं। और डिसअलाउंस कहाँ पे है, यहाँ इन सारे के सारे केसेस में है, जिनमें से आपको कोई भी केस नहीं मिलेगा जो भी क्रिप्टो करेंसी के केस में ट्रिगर हो रहा हो। विच इज़ वाई हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि इस केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट होनी चाहिए। इंडेक्सेशन कैसे करनी होगी, वैसे ही करनी होगी जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। इंडेक्सेशन के लिए क्या करेंगे, अगर आपको लेके आना है फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 तक, तो करंट ईयर का इंडेक्स आपका 301 है, बेस ईयर का इंडेक्स 100 है। 100 आपको लेना नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने एसेट 2009 या फिर उसके बाद एक्वायर करी होगी। जिस भी साल में एक्वायर करी होगी उस साल का इंडेक्स आप डिनोमिनेटर में रखिएगा, ऊपर 301 रखिएगा। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर ट्रांसफर करा है तो आपकी इंडेक्सेशन हो जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से इसी रेशियो को मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, आगे बढ़िए। स्टेप नंबर 11 देखिए, हम एक और चीज़ माइनस करनी होती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से। COA तो माइनस करना ही है, उसके साथ साथ एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन ट्रांसफर ये भी माइनस करने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बाइनेंस से मान लीजिए खरीदा था इस पर्टिकुलर क्रिप्टो को, या फिर वजीर एक्स से खरीदा था, तो वो ब्रोकरेज भी चार्ज करते हैं। जितनी भी उन्होंने फीस चार्ज करी होगी, क्या उसको माइनस करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है स्टेप नंबर 11 के तहत। स्टेप नंबर 12, डू नॉट क्लेम एनी एक्सपेंस जो भी स्पेसिफिकली डिसअलाउ करा गया है। और पूरे के पूरे एक्ट में कैपिटल गेन्स हेड में एक ही खर्चा मना करा गया है कि ये मत क्लेम करने की कोशिश करिएगा, जो कि क्या है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये लगता नहीं है क्रिप्टो पे, तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। द नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन करिए प्रीवियस ईयर जिसमें कैपिटल गेन जो भी आपने कंप्यूट करा है दैट बिकम्स टैक्सेबल। एंड अगेन जनरल प्रोविजन कहता है कि जिस भी साल में ट्रांसफर हो जाता है
उसी साल में आने वाले गेन्स आपके टैक्सेबल हो जाते हैं। यानी कि जिस भी साल में आपने क्रिप्टो को बेचा होगा उसी साल में उससे आने वाले गेन्स और लॉसेस उसका ट्रीटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। और ये कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं कि इन केसेस में किसी और साल में बोला जाता है गेन्स टैक्सेबल होने वाले हैं, अगेन क्रिप्टो के केस में नहीं लगने वाले केसेस। द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 14, जहां पे आइडेंटिफाई करना होता है हमें उस इंसान को जिसके हाथ में कैपिटल गेन्स टैक्सेबल होते हैं। हमेशा ऐसे नहीं होता कि जिसने एसेट बेची होती है उसी के हाथ में टैक्सेबल होने वाले हैं। काफ़ी केसेस में किसी और इंसान के हाथ में भी टैक्सेबल होते हैं, जिसके पीछे मैंने आपको लॉजिक बताया था कि किसी और इंसान के हाथ में कब टैक्स होता है, क्यों होता है, वगैरह वगैरह। बट वो स्पेसिफिक केसेस अगेन क्रिप्टो के केस में नहीं लगने वाले। क्रिप्टो के केस में आपका जनरल केस लगने वाला है, जहां पे बोला के जाता है जो भी ट्रांसफरर होगा कैपिटल एसेट का यानी कि क्रिप्टो का, उसके हाथ में ही पूरे के पूरे गेन्स जो भी अभी हमने कंप्यूट करने सीखे वो टैक्सेबल हो जाएंगे। अब बस हमारा लास्ट स्टेप रह जाता है जहां पे हमें देखना है कि जो भी गेन्स हमने कंप्यूट कर लिए हैं उन पे लगने वाला टैक्स रेट क्या होने वाला है। तो वो चीज़ भी जल्दी से चेक करते हैं। देखिए जी, ये मैंने खोल दिया है रेट्स ऑफ टैक्स वाला चैप्टर, जहां पे मल्टीपल रेट्स जो कि अलग अलग इनकम्स पे लगते हैं सारे के सारे कलेक्टिवली एक ही चैप्टर के अंदर मैंने आपको दे रखे हैं। तो यहीं पे आप आइएगा इनकम बेस्ड स्पेशल रेट्स पे, यानी कि इनकम पे डिपेंड करता है जिस भी इंसान की ये वाली इनकम आई होगी उस पे ये वाला रेट लगने वाला है। सबसे पहला है सेक्शन नंबर 112A, जो कि कुछ टाइप के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे लगता है। इस पे लगता है जब भी आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेची है बीइंग एनी ऑफ दीज 3 जिनमें क्रिप्टो करेंसी नहीं आती है, अगर ये बेची जाती हैं तभी जाके ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होने पे ये वाला सेक्शन आपका लग पाता है, जहाँ पे इस वाले सेक्शन के टैक्स रेट्स होते हैं बीइंग 10% ऑफ द गेन्स जो भी आपने 1 लाख के ऊपर कमाए हैं। लेकिन ये वाला सेक्शन लगने नहीं वाला बिकॉज आपने क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करी है, ये एसेट्स ट्रांसफर नहीं करी है। ठीक है जी, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा सेक्शन नंबर 112, जो कि यहाँ पे लग जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे। दो ही सेक्शंस लगते हैं आपके मेनली, ये वाला सेक्शन लग जाएगा क्योंकि 112A ऊपर वाला नहीं लग पा रहा, ऊपर वाले की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। और ये वाला जैसे ही आपका सेक्शन लगने वाला है तो कौन सी जगह पे आपको जाना पड़ेगा, आपने ये वाली चीज़ें तो ट्रांसफर नहीं करी है, ना ही आपने ये वाली चीज़ें ट्रांसफर करी हैं, तो आप सीधा ही दोनों ही केसेस में, चाहे आप ये वाले एसएससी हो चाहे आप ये वाले एसएससी हो, आप इस वाली जगह पे जाने वाले हैं। टैक्स रेट आपके लिए क्या होने वाला है, 20% का होने वाला है। अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिल रहा है तो वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन टैक्सेशन का रेट आपके लिए 20% का होने वाला है, 10% का कोई भी स्कोप नहीं होगा बिकॉज वो स्पेसिफिक केसेस में लगता है, या तो ये वाले केस में या फिर ये वाले केसेस में। तो 20% का आपका रेट लग जाएगा जब भी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आते हैं। लेकिन अगर आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आएंगे तो कौन सा वाला सेक्शन लगने वाला है, क्या 111A लगेगा? नहीं, 111A नहीं लग पाएगा क्योंकि ये वाला सेक्शन लगने के लिए ऑन द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपने ये एसेट ट्रांसफर करी होती है तभी जाके ये वाला सेक्शन लगता है। एंड अगेन आपने क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करी है जो कि यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है। तो अगर आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यहाँ पे टैक्स नहीं होते, कैसे टैक्स होते हैं, वो कौन से रेट पे टैक्स होते हैं? आपके उन रेट्स पे टैक्स होते हैं जनरल रेट्स पे जो भी एज एन एसएससी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो स्लैब रेट पे टैक्स हो जाएंगे, कंपनी है तो 30, 40, 50% जो भी आप पे लगता है उस पर टैक्स हो जाएंगे, पार्टनरशिप फर्म है तो 30% पर टैक्स हो जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो भी टाइप के एसएससी आप हैं, आप पे जो भी जनरल रेट्स लग रहे होंगे वो ही लग जाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे जो भी क्रिप्टो करेंसी से आ रहे गेन्स कंप्यूट करने का प्रोसेस मैंने आपको दिखाई दिया था कैपिटल गेन्स वाले चैप्टर में। और अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कमा जाते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप कौन से टाइप के एसएससी हैं, वो हमेशा ही 20% के रेट पे विद इंडेक्सेशन उस तरीके से टैक्स होने वाले हैं। डिस्कशन हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। पूरे चैप्टर में मैंने आपको बता दिया क्रिप्टो पे कौन सा प्रोविजन अप्लाई हो सकता है प्रैक्टिकली। इसी को अपने दिमाग में रखिएगा, किसी भी इंसान को एडवाइस करना होता है प्रैक्टिकली तो कंसल्टेंसी ऐसे ही दीजिएगा। आज के टाइम पे कैपिटल एसेट इस पर्टिकुलर हेड में भी गेन्स टैक्स हो सकते हैं। कल को सरकार ये भी कॉल ले सकती है कि अगर आपने स्पेकुलेशन बेसिस पे इन्वेस्ट करा था क्रिप्टो के अंदर तो आने वाले आपके जो भी गेन्स होंगे वो स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम बन जाएगी, स्पेकुलेशन पीजीबीपी इनकम। स्टैंड कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन जब तक लॉ नहीं बनता तब तक जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको टैक्स लायबिलिटी अगर अपनी डिटर्मिन करनी है तो बेस्ट पॉसिबल तरीका यही हो सकता है कि कैपिटल गेन्स हेड में इस तरीके से गेन को दिखाइए, अनलेस ऑफ कोर्स आप पीजीबीपी इनकम उसको दिखाना चाहते हैं क्योंकि आप बिजनेस की तरह उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट माय एडवाइस इज गोइंग टू बी। काफ़ी स्टूडेंट्स को इन्वेस्ट करने का या तो मन कर रहा था या फिर उनके पास कंसल्टेंसी के लिए लोग आ रहे थे, तो अब आपको पता होगा टैक्सेबिलिटी के बारे में और आप बाकी लोगों को एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन हमेशा दे दीजिएगा कि कल को जाके हो सकता है सरकार रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे टैक्सेबिलिटी को चेंज कर दे तो कुछ ना कुछ ज़्यादा टैक्स भी आपका निकल के आ सकता है, तैयार रहिएगा। दैट्स इट। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट, बाय।